अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बताऊंगी कि केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है, ये किन रिएक्शंस के ऊपर अप्लाई होता है और इसके साथ साथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। तो केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ने से पहले हमें केमिकल रिएक्शंस का पता होना चाहिए कि व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। केमिकल रिएक्शंस की टू टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज रिवर्सिबल एंड सेकेंड वन इज इरिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं जिनमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं और इसके साथ साथ प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। बोथ आर इंटर कन्वर्टेबल। इनको डबल एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। These reactions never go to completion. ये रिएक्शंस कभी भी कंप्लीट नहीं होते। इसमें यील्ड जो होती है वो नेवर 100% एंड इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड इन दीज रिएक्शंस। उसके बाद अगर हम इरिवर्सिबल रिएक्शंस की बात करें तो इरिवर्सिबल रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं लेकिन प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट नहीं बना सकते। इनको सिंगल एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। These reactions go to complete और इसमें यील्ड जो है वो नियरली 100% होती है। यील्ड इज नियरली 100% और इन रिएक्शंस में नो इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड। इरिवर्सिबल रिएक्शंस में एग्जांपल्स आती हैं जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म वाटर, मिल्क कन्वर्टेड टू योगर्ट, ग्राफाइट कन्वर्टेड टू डायमंड। मैं आपको इक्विलिब्रियम के बारे में बताती हूँ कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम इक्वल या बैलेंस को कहते हैं। अब इक्वल और बैलेंस क्या होता है? रेट्स बैलेंस होते हैं, रेट्स इक्वल होते हैं। किस चीज़ के रेट्स? रेट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस। आगे जाके आपको बताऊंगी कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस क्या होते हैं। उसके बाद हम टाइप्स की बात करते हैं। इक्विलिब्रियम की टाइप्स, टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट वन इज स्टैटिक एंड सेकेंड वन इज डायनेमिक। स्टैटिक इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम है जिसमें रिएक्शन स्टॉप हो जाते हैं, यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं और रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। जबकि डायनामिक इक्विलिब्रियम में रिएक्शंस स्टॉप नहीं होते। जैसे अब मैं हाइड्रोजन एंड आयोडीन की एग्जांपल देती हूँ। हाइड्रोजन एंड आयोडीन reacts to form hydrogen iodide and hydrogen iodide again can be converted into hydrogen and iodine. This is a reversible reaction. जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो शुरू में हाइड्रोजन और आयोडीन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होता है रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होती जाती है और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाती है। एक टाइम ऐसा आता है जब दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, यानी जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं उतने ही प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो इस साइड पे है लेफ्ट टू राइट रिएक्शन, इसको कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, और जो राइट टू लेफ्ट रिएक्शन जाता है उसको कहते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। ये जो हाइड्रोजन एंड आयोडीन रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं ये फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, और हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट होते हैं, दिस इज रिवर्स रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन। At equilibrium, both the rate of forward reaction and reverse reaction becomes equal. इसका मतलब ये हुआ कि जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो गई है। जितने रिएक्टेंट्स मिल के प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं उतने ही प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, लेकिन रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। देखने से ऐसे लगता है कि रिएक्शन स्टॉप हो गया है, लेकिन रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। ये है इक्विलिब्रियम कि at equilibrium the rate at which reactants become products equal becomes
products equals to rate at which products turn back to reactants. यहाँ पे एक और एग्जांपल दूंगी, दैट इज वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन. वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, इसमें मीथेन, ये 2 स्टेप प्रोसेस है. दिस इज 2 स्टेप प्रोसेस, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मीथेन reacts with steam to form carbon monoxide gas and hydrogen gas. And second step में steam reacts with carbon monoxide gas to form hydrogen. ये प्रोसेस यूनाइटेड स्टेट्स में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करवाने के लिए यूज होता है. अबाउट 9 मिलियन टन्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्रोसेस. अब इस रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट्स में चेंज होते जाते हैं. फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाती है और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाती है. एक टाइम ऐसा आता है कि दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, यानी रेट जो है वो इक्वल हो जाते हैं. अगर मैं इसको ग्राफ से शो करूं तो ये ग्राफ है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम. फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी कंसंट्रेशन कम होती जाती है. प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इनिशियल 0 होती है और एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाती है. और एक टाइम ऐसा आता है जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है तो दोनों की कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट हो जाती है. ये जो पॉइंट है ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है. ये जो रिएक्टेंट्स हैं जो शुरू में ज़्यादा थे कंसंट्रेशन में और बाद में उनकी कंसंट्रेशन कम हो गई, और ये वाला जो पॉइंट है ये प्रोडक्ट्स का है. और यहाँ पे आके दोनों की कंसंट्रेशन बैलेंस हो जाती है, रेट्स इक्वल हो जाते हैं. ये तो मैंने आपको कंसंट्रेशन और टाइम के दरमियान ग्राफ बनाया था. अब अगर हम रेट और टाइम के दरमियान ग्राफ बनाएं जिसमें एक वाई एक्सिस पे रेट एंड टाइम, तो क्या ग्राफ होगा? तब ये जो आपकी लाइन है दिस इज फॉरवर्ड रिएक्शन, दिस इज बैकवर्ड, और ये इक्विलिब्रियम पे आके दोनों मैच कर जाएंगे. दिस इज इक्विलिब्रियम, ये आपका फॉरवर्ड जिसमें रेट हाई होता है स्टार्ट में और फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होता है. ये रिवर्स. ठीक है. लेटर ऑन हमारे पास 2 साइंटिस्ट आए, गुलबर्ग एंड वेज. उन्होंने कहा कि हर इन एनी रिवर्सिबल रिएक्शन एक स्टेट ऐसी आती है जिसमें रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू रिएक्टेंट्स with raised to power corresponding to coefficients has a characteristic value at a given temperature. ये मैं आपको बताती हूँ. कहने का मतलब ये है कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की रेशियो जो है वो हमेशा एक करेक्टरिस्टिक वैल्यू देगी हर रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए. इस लॉ को उन्होंने कहा कि दिस इज लॉ ऑफ मास एक्शन. इसकी एक और स्टेटमेंट भी उन्होंने दी, द रेट एट विच a substance reacts is directly proportional to product of molar concentration of reactants. इसने कहा कि रेट, फॉर एग्जांपल अगर कोई हम रिएक्शन की बात करें, जनरल रिएक्शन जिसमें A reacts with B to form C and D and C and D again reacts to form A and B. इसमें हमारे पास ये वाला जो रिएक्शन है ऊपर वाला ये फॉरवर्ड है एंड नीचे वाला रिवर्स है. तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is directly proportional to molar concentration of A and B. इसी तरह rate of reverse reaction is directly proportional to concentration of C and molar concentration of C and D. At equilibrium, the rate of forward and reverse reaction becomes
equal. It means A and B equals to C and D. अच्छा, एक बात नहीं बताई मैंने आपको, यहाँ पे डायरेक्ट जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करते हैं, इक्वल में चेंज करते हैं, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, रेट कांस्टेंट, जिसको हम के एफ से डोनेट करते हैं। इसी तरह हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करेंगे तो यहाँ पे एक आएगा रेट कांस्टेंट, दैट इज के आर, वो भी यहाँ पे आ जाएगा, के एफ एंड के आर। रेट कांस्टेंट्स को एक तरफ कर लेते हैं, के एफ ओवर के आर, एंड मोलर कंसंट्रेशंस को एक तरफ कर लेते हैं। ये जो रेशियो है फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू अ कांस्टेंट नॉन एज के, कैपिटल के, सी डी ए एंड बी। अब मैंने के के साथ सी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि के की भी टू टाइप्स हैं, के सी एंड के पी। Kc is for concentration and for mostly used for liquids and solids, and Kp is for partial pressures and is used for gas. अब हमारे पास कोई ऐसा रिएक्शन हो जिसमें हमारे पास मोल्स भी इन्वॉल्व हों, रिएक्टेंट्स के भी एंड प्रोडक्ट्स के भी, तो उस केस में हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, Kc क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऊपर आएंगे, रेज टू पावर ऑफ कोफिशिएंट्स इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, रिएक्टेंट्स नीचे आएंगे, ऊपर रेज टू पावर, and this is the equilibrium constant expression. And for example, all these are gases, then we write Kp partial pressure of C raised to power C, partial pressure of D raised to power coefficient, partial pressure of A and partial pressure of B likewise. For example, अब हमारे पास एक रिएक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब उसने कहा है कि आप इसका Kc एंड Kp एक्सप्रेशन लिखें। Kc एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ऊपर हमारे पास प्रोडक्ट्स आएंगे, उसकी कोफिशिएंट को उसकी पावर में दे देंगे, नीचे रिएक्टेंट्स, दिस इज Kc एक्सप्रेशन, एंड इफ वी राइट Kp then we write partial pressure of SO3 power, partial pressure of sulfur dioxide power and partial pressure of oxygen। साथ मोलर कंसंट्रेशन लाजमी लगानी है। अब इस न्यूमेरिकल को आप सब खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है, और आंसर्स मुझे इसके कमेंट्स में बताइएगा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। क्या इंपॉर्टेंस है केमिकल इक्विलिब्रिया की, क्यों हम केमिकल इक्विलिब्रिया को यूज़ करते हैं, ये हमें एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, फॉर एग्जांपल अगर कोई केमिस्ट है और वो अपनी इंडस्ट्री लगाना चाहता है, वो चाहता है कि वो उसमें ऐसे रिएक्शन को यूज़ करे जो इक्विलिब्रियम पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स दे, यानी मोस्ट रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हों। और ये हमें कौन बताएगा, ये हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बताएगी कि वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे कितने प्रोडक्ट्स दे सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इक्विलिब्रियम पे वो ऐसा रिएक्शन चूज़ कर ले जो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में चेंज हो रहे हैं, तो यहाँ पे उसका लॉस हो जाएगा, कॉस्ट लग रही है, उसकी टाइम कंज्यूम हो रहा है, उसके फ्यूल यूज़ हो रहा है, तो वो ऐसा रिएक्शन प्रेफर करेगा जो इक्विलिब्रियम पे ज़्यादा प्रोडक्ट्स दे। तो ये हमें एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है, लेकिन ये हमें स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बताता कि रिएक्शन कितना फास्ट है या कितना स्लो है। फास्ट और स्लो जो है वो हमें केमिकल काइनेटिक्स बताता है। केमिकल काइनेटिक्स से हमें पता चलता है कि ये रिएक्शन कितना फास्ट है, कितना स्लो है, लेकिन केमिकल इक्विलिब्रिया हमें स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बताता। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, या डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम या पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में हमें कैसे पता चलेगा, उसका पता हमें चलेगा रिएक्शन कोएफिशिएंट से। रिएक्शन कोएफिशिएंट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। रिएक्शन कोएफिशिएंट को हम डोनेट करते हैं Q से, अब रिएक्शन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम K से। दोनों में क्या डिफरेंस है, ये K तो हमें तब पता चलता है जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ जाता है, लेकिन अगर रिएक्शन अभी इक्विलिब्रियम पे नहीं आया, हम क्या करेंगे, हम अपने रिएक्शन मिक्सचर में से कुछ अमाउंट रिएक्टेंट्स की निकाल लेंगे और प्रोडक्ट्स की निकाल लेंगे, उसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे जिसमें ऊपर प्रोडक्ट्स हैं और नीचे रिएक्टेंट्स हैं।
हमने प्रोडक्ट्स भी निकाल लिए रिएक्शन मिक्सचर में से कुछ, और उनके रिएक्टेंट्स भी निकालिए। दोनों की कंसंट्रेशन जब हम चेक करेंगे, इसमें पुट करेंगे, तो हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू आएगी। वो वैल्यू कहेंगे क्यू। क्यू ऐसी वैल्यू को कहते हैं जो इक्विलिब्रियम पे नहीं ली जाती, इक्विलिब्रियम से पहले या इक्विलिब्रियम के बाद में ली जाती है। उसका पता कैसे चलता है कि ये इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन है या नहीं? बार बार आप थोड़े थोड़े टाइम के बाद 5, 10, 15 मिनट्स के बाद जब आप ऐसे ही कंसंट्रेशन फाइंड करते जाते हैं, रिएक्शन मिक्सचर में से रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को निकालते हैं, इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, आपकी हर दफ़ा वैल्यू चेंज आती है, कभी 5, कभी 6, कभी 7। इसका मतलब ये जो चेंजिंग वैल्यू है, ये हमें बताती है कि रिएक्शन जो है अभी इक्विलिब्रियम पे नहीं आया। अगर कांस्टेंट वैल्यू हो, फॉर एग्जांपल 5, 5, हर दफ़ा वैल्यू पुट करने पे 5, 5, 5 आ रही है, तो इसका मतलब है अब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गया है। लेकिन अभी तो मैं आपको रिएक्शन क्वेश्चन की बता रही हूँ, जिसमें आप बार बार रिएक्शन मिक्सचर में से अपने प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन लेते हैं, उसको इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, आपके पास कोई ना कोई वैल्यू आती है। उस वैल्यू को जब आप के से कंपेयर करते हैं, अगर आपकी वैल्यू क्यू की लेस ग्रेटर देन के हो, तो इसका मतलब है जो डायरेक्शन है इक्विलिब्रियम की या रिएक्शन की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स डायरेक्शन है। और अगर क्यू की कंसंट्रेशन लेस देन के हो, तो इसका मतलब है रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, यानी रिएक्टेंट्स मिलकर अभी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, और रिवर्स का मतलब है कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। और अगर क्यू की वैल्यू इक्वल आ जाए के, तो इसका मतलब है रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है। इसके अलावा आप एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के सी की वैल्यू से बता सकते हैं। के सी की वैल्यू से अगर लार्ज वैल्यू हो के सी की, वेरी लार्ज, तो इसका मतलब है रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, कि सारे के सारे रिएक्टेंट्स जो हैं वो आपके प्रोडक्ट में एट इक्विलिब्रियम, ये बात आपने याद रखनी है कि एट इक्विलिब्रियम जो फॉरवर्ड आपका जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, यानी ज़्यादा जो है रिएक्टेंट्स मोस्ट रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स में। ठीक है, अगर जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ रिएक्शन की, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। इसके जब हम के सी की वैल्यू चेक करते हैं तो वो आती है 3 × 10⁻81। अब अगर स्मॉल वैल्यू हो के सी की, स्मॉल वैल्यू ऑफ के सी, तो वो हमें क्या बताता है कि रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में है, यानी सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। और इसी एग्जांपल में हमारे पास आएगा जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करवाते हैं तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज होता है और साथ ऑक्सीजन में। यहाँ पे के सी की वैल्यू आती है 3 × 10⁻92। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 0 भी हो सकती है या इन्फिनिटी हो सकती है? इसका भी आंसर आपने मुझे कमेंट में बताना है। अब एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि अ रिएक्शन वेसल कंटेन्स एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तीनों का पार्शियल प्रेशर आपको दे दिया हुआ है, कह रहे हैं के पी की वैल्यू फाइंड करें। रिएक्शन उसने दे दिया है, इसमें आपने सबसे पहले के पी की एक्सप्रेशन को लिखना है। के पी का एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया है पार्शियल प्रेशर में लिखते हैं क्योंकि ये तीनों गैसेस हैं। सबसे पहले ऊपर सल्फर ट्राइऑक्साइड लिखेंगे पार्शियल प्रेशर, और इसका जो कोफिशिएंट है उसकी पावर में लिखेंगे। फिर रिएक्टेंट्स लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड ऊपर रेज टू पावर, इसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इसको लिखेंगे। साथ अब इन सब की वैल्यूज पुट करेंगे इसमें। सबसे पहले सल्फर ट्राइऑक्साइड की 0.0166 स्केयर, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड की लिखेंगे 0.0018 उसकी पावर, फिर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लिखेंगे 0. और इन सबको कैलकुलेट करके हमारे पास वैल्यू क्या आएगी वो आपने खुद ही फाइंड कर लेनी है। अगर हम टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रिया की बात करें तो हमारे पास 2 टाइप्स के इक्विलिब्रियम होते हैं। फर्स्ट वन इज़ होमोजीनस एंड सेकेंड वन इज़ हेट्रोजीनस। होमोजीनस ऐसे इक्विलिब्रिया वो होते हैं जिसमें आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की सेम फेसेस होते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फेस में एग्जिस्ट करता है, यानी दोनों, अगर एक सॉलिड है तो दूसरा भी सॉलिड है, अगर एक लिक्विड है तो दूसरा भी लिक्विड है।
इसी तरह लेकिन हेट्रोजीनियस में आपके जो फेसेस हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो दोनों के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के फेसेस डिफरेंट होते हैं। दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी जो होमोजीनस है उसकी डिफरेंट होगी एंड हेट्रोजीनस इक्विलिब्रिया की डिफरेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है जिसमें ये मैं आपको होमोजीनस इक्विलिब्रिया की एग्जांपल है जिसमें नाइट्रोजन गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस टू गिव नाइट्रस ऑक्साइड। इसमें हम Kc की वैल्यू कैसे लिखेंगे, Kp की दोनों लिख सकते हैं, Kp पार्शियल प्रेशर NO स्क्वायर पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अगर Kc की वैल्यू इसमें लिखें तो Kc की वैल्यू कैसे लिखेंगे, NO रेज़ टू पावर N2 एंड ऑक्सीजन। ये है होमोजीनस इक्विलिब्रिया की। अब अगर हेट्रोजीनस इक्विलिब्रिया की बात करें तो इसमें आता है जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट अप करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस एंड बोथ आर सॉलिड्स। इसमें आप जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हम सिर्फ गैस लिखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये दोनों सॉलिड्स हैं, प्योर सॉलिड्स। सॉलिड्स चाहे रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स, कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही, सॉलिड्स की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन जब हम गैस की बात करते हैं तो गैस में उनका पार्शियल प्रेशर डिफरेंट हो जाता है, गैसेस का प्रेशर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों में डिफरेंट हो जाता है। लेकिन जो सॉलिड है उनका मैस, उसका वॉल्यूम सेम ही रहता है, इतना चेंज एज कम्पेयर टू गैस इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम इन दोनों की कंसंट्रेशन को यूनिटी ले लेते हैं 1:1 और Kc में हम सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड लिखते हैं, ठीक है। जैसे इस यहाँ पे आप एक नोट लिखें, एनी प्योर सॉलिड हैज़ अ कांस्टेंट concentration because its mass, number of moles per unit volume is always same, ओके। इसी तरह एक और अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल कार्बन सॉलिड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो ये हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाती है, दैट इज़ आल्सो गैस। जब हम इसका Kc कांस्टेंट लिखते हैं तो इसमें हम सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड और नीचे कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये सॉलिड है इसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी इसलिए ये यूनिटी रहेगा, और हम जब Kc लिखेंगे तो सिर्फ गैस के लिखेंगे। क्लियर। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप खुद करेंगे और मुझे कमेंट्स में इसका आंसर बताएंगे। ओके दैट्स अप, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको Kc एंड Kp का रिलेशनशिप बताऊंगी, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और ली चैटलर प्रिंसिपल के बारे में बताऊंगी। आज के लिए अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।